वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इंकशाफ किया है कि इमरान खान ने एक माह पहले मुश्तरका कारोबारी दोस्त के जरिए उन्हें मुज़ाकरात की पेशकश की। वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इमरान खान ने कहलवाया कि वो आर्मी चीफ की तकर्री और इंतखाबात से मुतल्लिक बातचीत करना चाहते थे। मैंने इनकार किया, लेकिन वैसाख जमहूरियत और वैसाख मईशत पर बातचीत की पेशकश की। लाहौर में वीलॉगर से गुफ्तगू के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ने बताया कि इमरान खान ने कहा कि 3 नाम वो भिजवाते हैं, 3 नाम आप दें, मिलकर आर्मी चीफ लगा लेते हैं। मैंने शुक्रिया कहकर इनकार कर दिया। जैसे इमरान खान ने मुझसे पूछे बगैर बाजवा साहब को तौसीह दी थी, वैसे ही ये फ़र्ज़ अब भी अदा होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम ने उनकी इजाज़त से प्रेस ब्रीफिंग दी। इमरान खान ने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत ना पहले थी ना अब है। एक इंटरव्यू में कहा कि उनकी तरफ से आर्मी चीफ को तौसीह देने की ऑफ़र तक वो ये फैसला कर चुके थे कि हुकूमत की तब्दीली को नहीं रोकेंगे। ये रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका क्योंकि पावर तो उनके हाथ में थी। इमरान खान ने ऐवान सदर में हुई मुलाकात पर कहा कि वो छुप कर नहीं हुई थी, बस उसे पब्लिक नहीं किया गया था कि मुज़ाकरात हो रहे थे। इस का मकसद एक था, साफ और शफाफ इलेक्शन। इमरान खान मार्च से शाम को वापस चले गए। बाद में सोशल मीडिया पर पैगाम में इमरान खान ने कहा कि लाहौर में उनकी किसी मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम मार्च से वापस इसलिए आ गए क्योंकि लाहौर करीब था और हमने रात को मार्च ना करने का फैसला किया था। आपको बताते चलें, इमरान खान मार्च से शाम को वापस चले गए और बाद में सोशल मीडिया पर पैगाम दिए जिसमें उनका ये कहना था कि लाहौर में उनकी किसी से मुलाकात की अफवाहें फैलाई जा रही हैं। हम मार्च से वापस इसलिए आ गए क्योंकि लाहौर करीब था और हमने रात को मार्च ना करने का फैसला किया था। लॉन्ग मार्च की शिरकत से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा है कि मुल्क पर चोरों का टोला मुसल्लत है। हमें मुल्क को उनसे आज़ाद कराना है। आज़ादी कभी प्लेट में रखकर नहीं मिलती है, उसे छीनना पड़ता है। चोरों का टोला जो इस मुल्क पर मुसल्लत किया हुआ है, जिन मीर जाफर और मीर सादिक ने बैरूनी साजिश के तहत मुल्क से गद्दारी करके आज पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकुओं को मुल्क पे मुसल्लत किया है। हमने अपने मुल्क को आज़ाद करना है। और एंटी करप्शन पंजाब ने रुकने पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी को गिरफ्तार कर लिया। साबिक सूबाई डिप्टी स्पीकर को सरकारी ज़मीन पर कब्जे के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। पीटीआई के मुनहरिफ रुकने पंजाब असम्बली और साबिक डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को लाहौर के एक निजी अस्पताल से उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो अपने दादा मलक शेर मजारी की आयादत के लिए वहाँ पहुँचे। रुकने कौमी असम्बली रियाज महमूद खान मजारी ने जियो न्यूज़ को टेलीफोनिक गुफ्तगू में बताया कि उनके वालिद मलक शेर मजारी की 15 रोज़ से तबीयत नासाज है और वो निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। दोस्त मोहम्मद मजारी उनकी आयादत के लिए आए थे। उन्होंने बताया कि एंटी करप्शन हुकाम पुलिस के हमरा दोस्त मोहम्मद मजारी को गिरफ्तार करने निजी अस्पताल आए। एंटी करप्शन की डिप्टी डायरेक्टर विजिलेंस अनवर के पास ना तो वारंट थे ना कोई FIR। दोस्त मोहम्मद मजारी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वसीम अकरम ने अपनी आने वाली किताब सुल्तान ए मेमुआ में कोकेन के नशे का आदी होने का एतराफ़ कर लिया है। किताब में वसीम अकरम ने तहरीर किया है कि उनको नशे की आदत रिटायरमेंट के बाद 2003 में हुई। वसीम अकरम ने कहा कि कोकेन के नशे की आदत को छोड़ना 2009 में मुमकिन हो सका। साबिक कप्तान ने यह इंकशाफ अपनी आने वाली किताब में किया है जिसमें उन्होंने दी टाइम को इंटरव्यू देते हुए बताया है कि 2003 में रिटायरमेंट के बाद वो इस नशे के आदी हुए थे। उन्हें ख़ुद को खुश रखना और पार्टी करना पसंद था। वसीम अकरम ने कहा कि एक वक्त ऐसा भी था जब उन्हें लगता था कि काम करने के लिए उसका इस्तेमाल ज़रूरी है। किताब के मुताबिक वसीम अकरम ने इंटरव्यू में बताया कि वो पार्टी करने के लिए मुतादिद बार कई दिन कराची में रहे। उनकी अहलिया मुस्तकिल तौर पर कराची शिफ्ट होना चाहती थी ताकि अपने वालिदैन और बहन भाइयों से करीब रह सकें, मगर वो हिचकिचाहट का शिकार थे क्योंकि वो अपने तौर पर कराची आना जाना चाहते थे। वसीम अकरम ने बताया कि फिर एक दिन उनकी अहलिया को खबर हो गई कि वो कोकेन का नशा करते हैं क्योंकि उनकी अहलिया ने उनके पर्स में से कोकेन का पैकेट पा लिया था। वसीम अकरम ने बताया कि उनकी अहलिया ने उनसे कहा कि आपको मदद की ज़रूरत है।
اور سابق وفاقی وزیر فیصل وارا نے کہا ہے کہ 2 خاص آدمی جو کہ غیر سیاسی ہیں اور 3 سانپ جو پی ٹی آئی کا حصہ ہیں عمران خان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ جیو نیوز کے پروگرام نے پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ سانپوں کے خلاف ان کے منہ پر بھی بولتے رہے ہیں۔ فیصل وارا نے کہا کہ عمران خان تو جنرل سرفراز کی بہت تعریف کیا کرتے تھے، ان کی شہادت کے بعد کس نے ٹرول سے کہا کہ منفی مہم چلاؤ، اس کا جواب بھی وہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ عمران خان کو نااہل کرانا چاہتے ہیں، عمران خان کی نااہلی سے مجھے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پیسے کا مجھے لالچ نہیں، پی ڈی ایم میں جانے کو تیار نہیں، نہ کسی نے آفر کی، میں تو اسمبلی رکنیت سے بھی نااہل ہو چکا ہوں۔ عمران خان میرے لیڈر تھے اور رہیں گے، اسٹیبلشمنٹ سے میری ملاقاتیں بھی عمران خان کے علم میں تھیں۔ 3 سانپ اور کیڑے جو ہیں وہ 2 خاص کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ 2 خاص پی ٹی آئی کے؟ نہیں وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں۔ 2 خاص پی ٹی آئی کے نہیں میرے کو کلیئرٹی سیاسی ہیں غیر سیاسی ہیں؟ غیر سیاسی 2 اچھا میں نے بہت کلیئر کر دیا ہے۔ میٹنگز میں آپ کہتے تھے 3 سانپ، تو اس وقت آپ نام نہیں لیتے تھے کسی کا؟ نہیں میں نے تو کیبنٹ میں جب میں وزیر تھا تب بھی میں نے لیے، ان کے نام لیا آپ نے؟ میں نے نام لیے اور میں نے خان صاحب کو یہ بھی بتایا کہ یہ آپ کے، انہوں نے کہا مجھے پتہ ہے، میری میٹنگ میں انہوں نے مجھے پتہ ہے، تو میں نے کہا آپ کو نہیں پتہ سر، ابھی بھی آپ کے لیفٹ رائٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب ایک چیز ٹیبل پہ یہاں تک آ گئی ہے تو پھر کیوں یہ واپس یوں ہو رہا ہے؟ کون سی چیز ٹیبل پہ قریب آ ہر چیز ٹیبل پہ تھی، ہر چیز بھائی کیا تھا جو ہماری ڈیمانڈ تھی جائز، وہ تو بہت ٹیبل کے اتنے قریب تھی۔ ٹیبل کے اس طرف حکومت وقت تھی یا اسٹیبلشمنٹ تھی؟ کیونکہ دونوں سے تصادم ہے اس وقت۔ سیریسلی لیا جاتا ہے، 2 ادارے ہیں، ایک سپریم کورٹ ہے اور ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، تو نیچرلی اگر سپریم کورٹ نہیں ہے تو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے۔ پریزیڈنٹ ہاؤس میں میٹنگیں ہوئیں، میں بار بار چیئرمین صاحب کو کہتا رہا کہ آپ چیئرمین ہیں، آپ ان کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، آپ یہ سالو 101 کریں گے، یہ آپ جن کو بھیج رہے ہیں آربیٹریشن کے لیے تو وہ صاحب ہیں، وہ اپنا ریزیوم میں پہلے لے کے جاتے ہیں، تو اس کو وزیر اعظم آفر نہیں کیا گیا پی ٹی آئی کے اندر۔ میں آپ کو اگر آپ مجھے کہیں گے میں آپ کو حلفے کہنے کو تیار ہوں، آپ فوج سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ فوج سے پوچھیں، کسی نے اب کسی کو آفر نہیں کیا۔ نہیں یہ تو پھر آپ اسد عمر صاحب کی بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایک شو پر آ کے کہا تھا۔ میں تو ابھی بہت ساری باتیں کروں گا شہزاد صاحب، ڈونٹ وری اباؤٹ اٹ۔ آپ شاید نام نہ لیں۔ دیکھیں مجھے میری بات سنیں، مجھے بھی کوئی ڈر نہیں ہے کہ نااہلی کرا کے کس کو فائدہ ہونا تھا؟ میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ تھا، تو جو کینڈیڈیٹ تھے لائن میں وہ نااہل کروانا چاہتے تھے۔ کون تھے وہ؟ اسد عمر ہیں، شاہ محمود قریشی ہیں، پرویز کھٹک ہیں، یہ 3 ہیں۔ دیکھیے شہزاد صاحب، پھر میں نے آج آپ کو بہت کچھ بتا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جنرل سرفراز صاحب کی شہادت ہوئی، عمران خان صاحب کے ساتھ تو میں آپ کو حلف پہ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ بہت ایماندار اور بہت اچھا آدمی تھا، وہ گھر بھی گئے تھے ان کے، ٹھیک ہے، بہت اچھا آدمی تھا۔ پھر کس نے انسٹرکٹ کیا ٹرولز کو کہ ان کی بے حرمتی کی جائے؟ سوال ہے نہیں، یہ کون کرا رہا تھا؟ یہ میں جب ملا اسٹیبلشمنٹ سے ان چیزوں کے اندر خان صاحب کی نالج میں تھا، دن کے اجالے میں ملا، ٹھیک ہے، رات کے اندھیروں میں نہیں ملا، یہ نہیں کہا کہ میں نہیں ملا، خان صاحب کو بھی بتایا اور بہت چیزیں قریب بھی لے آیا۔ خان صاحب تو ایسے آدمی جن کو آپ کنوینس کر لیں تو 5 منٹ کنوینس ہو جاتے ہیں، لاجک صحیح ہوتی ہے۔ اس چیزوں کو جب وہ بنوایا وہ اگلے دن چینج ہو گئی، تو وہ جو 2 خاص تھے ان کی خاص ایم تھے اور جو 3 سانپ تھے ان کی اپنی ایم۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کی مبینہ طور پر ایک شخص اسد خان سے گزشتہ روز کی گئی گفتگو سامنے لے آئے ہیں، اور یہ بھی سنا جا سکتا ہے کہ اسد خان نامی شخص علی امین گنڈاپور کو لانگ مارچ میں بندوقیں اور بندے لانے سے متعلق بتا رہا ہے۔ جی علی خان سر کیا پوزیشن ہے؟ سر پوزیشن تو A1 ہے، آپ سنائیں۔ بدوئے کتنی ہیں؟ بہت ہیں، لائسنس بھی بہت ہیں، بندے بھی جتنے چاہیے ہوں گے سر۔ اچھا ہم یہاں پہ کیمپ لگا رہے ہیں، یہاں پہ 7 غریب ترین کالونی ہے، پہلے جہاں پہ کاربان میں گھس جائیں، یہ تو پاس جائیں، ادھر کا 7 کون سی غریب ترین جگہ کون سی ہے؟ وہ آخر میں کون سی کالونی ساتھ لگ رہی ہے؟ ہمارے یہاں بارڈر پہ اسلام آباد پیٹی کے پادے کے بعد لیفٹ سائڈ پہ یہ کیپٹل ہے، کون سی ہے؟ ٹاپ بھی ہے، کیپٹل بھی ہے، بہت ساری ہیں، بتائیں۔ ٹاپ تو ایئرپورٹ پہ ہے نا؟ ٹاپ تو ایئرپورٹ والی سائڈ پہ نا، میں نے پورا نقشہ بھیجا تھا آپ کو، میں مجھے ملا ہوا ہے، وہ ملا ہوا ہے نقشہ، میں بندے اور سامان وہاں ریڈی رکھیں آپ۔ ٹھیک ہے سر، کوئی ایشو نہیں ہے، بس رابطے میں ہیں انشاءاللہ۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ علی امین اگر اسلام آباد کی حدود میں ہوتے تو گرفتار کر چکے ہوتے۔ گجرات میں بھی بندوقیں جمع ہونے کا انکشاف کر دیا۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ گجرات میں بندوقیں اکٹھی کرنے سے متعلق پنجاب حکومت کو معلومات فراہم کر دی ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے تحریک انصاف کا لانگ مارچ فتنہ قرار دے دیا۔ فتنہ مارچ ہے جو ملک میں فساد برپا کرنے کی سازش کر رہا ہے۔ عمران خان کا مقصد اسلام آباد میں جلسہ اور دھرنا کرنا نہیں بلکہ لاشیں گرانا ہے۔
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से जारी ऑडियो पर अली अमीन गंडापुर ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि राना सनाउल्लाह हमें धमकियां दे रहे हैं कि ड्रोन के जरिए शेलिंग की जाएगी। ये कहते हैं कि ये आए तो सही, हम इन्हें मारेंगे, तुम अगर मारोगे तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। अली अमीन गंडापुर ने मजीद कहा कि क्या राना सनाउल्लाह के पास लाइसेंस टू किल है? ये क्या पाकिस्तान का जेम्स बॉन्ड बन गया है? अगर तुम मारोगे तो क्या हम तुम्हारे लिए फूलों के हार लेकर खड़े होंगे? फिर हमारे जवाब के लिए भी तैयार रहो। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुज़ाकरात के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई। इमरान खान मुज़ाकरात के काबिल नहीं है। अगर लॉन्ग मार्च के दौरान कोई जानी नुकसान हुआ तो उसके जिम्मेदार इमरान खान और पंजाब हुकूमत होंगे। उन्होंने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान मोदी के कैंपेन मैनेजर हैं, जिनकी इदारों के खिलाफ तकरीरों का जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर फैसल वारा का कहना है कि अरशद शरीफ कत्ल केस में एक ख़ास मुलव्विस है। उनका कहना था कि इमरान खान का इस केस से ताल्लुक़ नहीं बनता। उन्होंने बताया कि कीनिया में मुकीम खुरम और वक़ार ने सहूलतकारी की। उनका मज़ीद कहना था कि मौजूदा DGISI का इस केस में दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है। वो नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से गुफ्तगू कर रहे थे। जो आप कह रहे हैं कि कत्ल है, और सबको लगता है, मुझे भी लगता है फेक इनकाउंटर का वो मामला है, लेकिन आपके ख्याल में आप किससे कड़ियां जोड़ रहे थे कि ये साजिश किसने की है और एग्जीक्यूट किसने किया ये मर्डर? शहजाद साहब देखिए, इसमें भी आपको शायद खास भी नज़र आ जाए। नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ एक आइडियोलॉजी जो उसको बताई गई और वो उन इंसानों पर भरोसा करता था, उसके ऊपर उसने अपनी ईमानदारी से अपनी पूरी सखाफत को, अपने जर्नलिज्म को किया। और बेईमाना कत्ल के अंदर उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी, तो एक कियोस्क क्रिएट हो जाता और वो सारे एविडेंस मिट जाते। मैंने कहा था फ़ोन और लैपटॉप नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा। एक साइड जो है जिस पे DGISI ने खुद आके कहा कि उंगलियां इदारे पे उठाई जा रही हैं और ये बेबुनियाद है और इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उन्होंने आके कुछ फैक्ट्स बताए। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि इसके ताने बाने जुड़ते हैं ARY के जो चेयरमैन है सलमान इकबाल साहब और इमरान खान। आपका इशारा किसकी तरफ? नहीं देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ। देखिए शहजाद साहब, बड़ी घटी। एक तो करंट DGISI साहब जो बात कर रहे हैं, करंट DGISI और एस्टैब्लिशमेंट का इस मर्डर से करीब दूर दूर तक ताल्लुक कोई नहीं है। आप जानते हैं जो नाम उनके साथ जुड़े गए थे, खुरम अहमद, वकार अहमद। देखिए ये पॉन्स हैं, ये तो फैसिलिटेटर्स हैं। ये फैसिलिटेटर हैं आपके ख्याल में इसमें? ऑफ कोर्स। इसमें अच्छा। आपको दो राय नहीं होनी चाहिए। आपका कोई राब्ता हुआ वकार अहमद से? नहीं, मैं क्यों करूँगा? आपके साथ तो कोई क्लास फेलो भी रहे मेरे ख्याल से। मुझे जब खुरम का जिक्र आया तो मुझे ज़रूर ये आया, लेकिन मेरी कोई ऐसी दोस्ती नहीं कि मैं राब्ते में हूँ, या मैं कई साल स्कूल में अगर था तो वकार के साथ। हाँ, वकार के साथ। बट आई मेट हिज ब्रदर 4-5 years बैक। कोई फेक इनकाउंटर नहीं, ये प्लान्ड मर्डर है। एग्जैक्टली वही कह रहे हैं, फेक एनकाउंटर इस पूरे। और दूसरा, अरशद साहब आ रहे थे अगले 2-3 दिन में पाकिस्तान वापस। आपको लगता है राना साहब भी जो कह रहे हैं कि इमरान खान और सलमान इकबाल से इसकी कड़ियां जुड़ती हैं? इमरान खान साहब को तो नहीं आप खैर इस चीज़ के अंदर कर सकते ना। शहजाद का मैंने कोई ऐसी कोई चीज़ देखी जिसमें एविडेबल हो जाए बात। लेट्स बी फेयर, मैं क्यों ऐसी बात करूँ जिसका कोई वजन ना उठा। पंजाब हुकूमत ने एक बार फिर CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर के खिदमात विफाक को देने से इनकार कर दिया है। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब ने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत की जानिब से CCPO की खिदमात वापस करने से तीसरी बार इनकार किया गया है। सेक्रेटरी सर्विसेज पंजाब की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि मजाज अथॉरिटी, वज़ीर आला पंजाब, CCPO गुलाम महमूद डोगर को पंजाब में रखना चाहते हैं। लॉन्ग मार्च सिख यात्रियों की आमद और तबलीगी इज्तिमा की सिक्योरिटी के लिए CCPO की खिदमात दरकार हैं। CCPO लाहौर से मुतल्लिक अगर कोई शिकायत है तो चीफ सेक्रेटरी के इल्म में लाएं। और PTI के हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च के दौरान इमरान खान के हमरा कंटेनर पर खड़े हमाद अज़हर ने फैसल जावेद से 2 मरतबा माइक मांगा। दोनों बार इनकार पर तीसरी बार झटके से माइक छीन लिया। PTI के लॉन्ग मार्च के दूसरे दिन का आगाज़ शाहदरा से हुआ। PTI रहनुमा इमरान खान के हमरा कंटेनर के फ्रंट पर हमाद अज़हर और फैसल जावेद भी मौजूद थे। फिरोजवाला पहुंचने पर हमाद अज़हर ने इमरान खान की मौजूदगी में फैसल जावेद से 2 मरतबा माइक मांगा। फैसल जावेद ने दोनों बार इशारे से माइक देने से पहले इनकार किया और फिर 1 मिनट का कहा। तीसरी बार हमाद अज़हर ने फैसल जावेद से कुछ बात की और माइक छीन कर बात शुरू कर दी। ज़िला कुरम के हल्का NA-45 में ज़िमनी इंतखाब आज हो रहा है। पोलिंग सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान और PDM के उम्मीदवार जमील खान समेत 14 उम्मीदवारों में मुकाबला होगा।
ضلع کرم کا حلقہ NA-45 PTI کے MNA ملک فخر زمان کے مستعفی ہونے سے خالی ہوا ہے۔ حلقے میں آج پولنگ ہوگی۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر عبدالرؤف خان کے مطابق حلقے میں رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد 1,98,618 ہے۔ 143 پولنگ اسٹیشن میں سے 24 انتہائی حساس اور 119 کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ جماعت اسلامی کی زیر اہتمام مینار پاکستان تلے آج ہونے والے پاکستان زندہ باد یوتھ لیڈرشپ کنونشن کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نوجوان قیادت سے خطاب کریں گے اور آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے۔ سیکرٹری اطلاعات جماعت اسلامی کیسر شریف کا کہنا ہے کہ کنونشن کے لیے 120 فیٹ لمبا، 40 فیٹ اونچا اور 30 فیٹ چوڑا سٹیج تیار کر لیا گیا ہے۔ پنڈال میں ہزاروں کی تعداد میں کرسیاں لگا دی گئی ہیں۔ سیکرٹری اطلاعات نے کہا کہ حکمرانوں نے ملک کے 65% نوجوانوں کو مالی اور اخلاقی لحاظ سے تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ جماعت اسلامی نوجوانوں کے ذریعے معاشرے کی اصلاح اور اسلامی انقلاب کی راہ ہموار کرنا چاہتی ہے۔ یوتھ لیڈرشپ کنونشن اس منزل کے حصول کے لیے اہم ترین سنگ میل ہوگا۔